वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहते हैं किसको? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? देखो, एक आईफोन अगर आप बाय करते हो, ठीक है, अगर आपने लिया एक आईफोन 4 लाख रुपए का, ठीक है, अब अगर आपने इसको यूज किया, कुछ टाइम यूज किया और यूज करने के बाद समझो कि 3 साल के बाद जो है ये आईफोन आपका बिक गया फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख का। कितना लॉस हुआ बताओ? 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ, 150,000 का लॉस हुआ। लेकिन ये लॉस एक साल में तो नहीं हुआ ना, कितने टाइम में हुआ ये लॉस? 3 इयर्स में। तो इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो एक साल का लॉस कितना हुआ? 50,000। इसका मतलब है 50,000 पर ईयर इज द डेप्रीसिएशन। समझ रहे हैं? डेप्रीसिएशन एक्चुअली होता क्या है? जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को खरीदते हैं तो ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। हम ये नहीं देखते कि हम ये देखते हैं कि हम कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे अंदाजा से, कि भाई कितने साल इस्तेमाल करेंगे, पहले से अंदाजा लगा लेते हैं। या उसकी लाइफ देख लेते हैं, यूजफुल लाइफ कितनी, इतने सालों बाद ये खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर जितना लॉस हो रहा है ना उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से करते हैं। मिसाल के तौर पे 4 लाख का आईफोन लिया ना, तो अगर मैं 3 साल है तो डिवाइड बाय 3, 4 लाख को नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता है जब मैं बेचने जाऊंगा तो कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू होगी। दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू, कचरा भी बिकता है। ठीक है ना? अगर जो लोग जो है कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एसी है ये आपका, नॉर्मली हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का एसी मिल जाता है आपको। लेकिन आप बेचने जाओगे तो बिल्कुल खत्म, नहीं भी चलता हो ना एसी, तो लोहे के रेट में भी कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू होगी इसकी। एक मेरे घर पे पुराना एसी निकाला था मैंने, 12,000 का बिका था। चलता नहीं था वो, फेंकना था। फेंक रहे थे हम, किसी ने बोला फेंक क्यों रहे भाई, बेच तो बिकता है। जब बेचा तो 12,000 का बिक गया। तो मतलब ये भी एक तरह से स्क्रैप वैल्यू होती है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, तो हम अज्यूम कर लेते हैं नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया में हर चीज की स्क्रैप वैल्यू होती है, कोई भी चीज फ्री की नहीं होती। बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं इनकी स्क्रैप वैल्यू ना, बहुत नेग्लिजिबल होती है तो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल एक ये पानी का गिलास है और ये मेरे हाथ से गिर के टूट जाए, तो जो कचरा जो होगा, स्क्रैप होगा ना, उसकी भी कोई वैल्यू जरूर होगी। लेकिन क्या इतनी कम होगी कि मैं उसको बेचने जाऊंगा तो मिलेंगे नहीं, डस्टबिन में डाल दूंगा। लेकिन जहां मैं डस्टबिन में डाल रहा हूँ, जहाँ कलेक्शन हो रही होगी, वो लोग उसको अलग करके बेचते जरूर होंगे। ठीक है ना? हर चीज की स्क्रैप वैल्यू होती है, अगर सारी तरीके से ट्रीट किया जाए। एनीवेज, तो हम बात करें व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अगर डेफिनेशन पढ़ें, डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक नॉन करंट एसेट आपका ओवर द ईयर उसकी वैल्यू जितनी गिरती जा रही है, उसका एक एस्टिमेट निकालें तो वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द इनकम स्टेटमेंट। चार्ज, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है, मतलब इस साल में मेरे एसेट की वैल्यू कितनी डाउन हुई है वो मैं कहाँ लिखूंगा? इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन ओवरऑल कितनी आज तक हो चुकी है वो कहाँ लिखूंगा? बैलेंस शीट। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। इनकम स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन क्या लिखते हैं कि इस साल कितनी डाउन हुई। जैसे कि अगर मैं आईफोन की बात करूं भाई, 3 सालों में 1.5 लाख हो रही है, एक साल में कितनी हो रही है? एक साल में हो रही है 50,000। ठीक है, अब 50,000 हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम ये करेंगे कि अगर 2 साल इनकम स्टेटमेंट में 50,000 डालेंगे, लेकिन अगर 2 साल गुजर गए तो सेकंड ईयर की क्या बात करेंगे? फर्स्ट ईयर होगा इनकम स्टेटमेंट में 50 और बैलेंस शीट में भी 50। सेकंड ईयर क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट में 50 लेकिन बैलेंस शीट में 100 कि अब तक कितना डिप्रिशिएट हो गया है। थर्ड ईयर में इनकम स्टेटमेंट में अगेन 50 लेकिन बैलेंस शीट में 150 की अब तक इतना डिप्रिशिएट हो गया। बैलेंस शीट में जो आता है वो एक्यूमुलेटेड आता है, और इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? फॉर द ईयर, इस साल का। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ये थ्योरेटिकल पार्ट सारा हम रीड कर इसका डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एक होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मतलब अकाउंटिंग के अंदर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट डेप्रिसिएशन। कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करते हैं? उसमें से कौन कौन से? पहला है प्रूडेंस और दूसरा है मैचिंग। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट किस तरीके से? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं भाई कि अगर एक लॉस होने वाला हो ना तो भी पहले से रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने सालों तक एक चीज से आपको फायदा मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट को भी उतने ही सालों में डिवाइड करो। अगर मैंने वही आईफोन की एग्जांपल लूं, आईफोन मैंने कितने सालों तक इस्तेमाल किया, ठीक है ना, तो उसकी कॉस्ट को भी उतने ही सालों में क्या करना चाहिए? डिवाइड। 4 लाख का आईफोन लिया था, 2.5 का बिका, 1.5 लाख का लॉस हुआ, मेरी कॉस्ट मतलब 1.5 लाख की हुई ना, तो 1.5 लाख की कॉस्ट को उतने ही सालों पे डिवाइड, 3 सालों पे डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है सर, मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसी के अलावा मैचिंग कॉन्सेप्ट किस तरीके से? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन हो गई। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट किस तरीके से? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है भाई मैंने एक एसेट लिया है, मैंने 4 लाख का रिकॉर्ड किया, अब वो 4 का ही तो नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जो वैल्यू कम होगी तो उतनी वैल्यू जितनी कम हो रही है तो वो मुझे जाहिर है साथ साथ अपने एक्सपेंस ऑफ करना चाहिए। मतलब अपने एक्सपेंसेस को, रूल ये एक्सपेंसेस जो होने वाले भी हो ना, अभी हुए नहीं है, आपको एक्सपेक्टेड भी हो लॉसेस, उसको भी रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट वर्डिंग थोड़ी सी आप लोग पढ़ लेना और कोशिश करना कि याद ही कर लो तो अच्छा है।
ये मैंने बहुत लंबा लिखा हुआ है, पहली लाइन भी कर ली ना। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? इट सेज दैट लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड, whereas gains should not be recorded until they are realized. As the non-current asset becomes old, its value falls and it should be accounted for as per prudence concept. नॉन करंट एसेट पुराना होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वैल्यू कम करनी जरूरी है। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लैंड इज द ओनली नॉन करंट एसेट विच डू नॉट डेप्रिशिएट। एक ऐसा नॉन करंट एसेट है जो डेप्रिशिएट कभी भी नहीं होता, वो क्या है? लैंड है। ठीक है, क्यों नहीं होता ऐसा वजह? तो इसका रीजन बता सकते हैं मुझे? लैंड की वैल्यू कम क्यों नहीं होती? वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आपने आंसर दिया। लैंड की कोई यूजफुल लाइफ नहीं है। लैंड इसीलिए वैल्यू कम नहीं होती उसकी। हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है ना, इतने सालों बाद खत्म हो जाएगा वो। लैंड तो कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, बिल्डिंग की एक यूजफुल लाइफ होती है। अगर आप एक घर खरीदते हो, नए घर और पुराने घर की वैल्यू में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होती है, लैंड पुरानी नहीं होती। लैंड की वैल्यू वही रहती है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्यों वैल्यू गिरने का वजह क्या है? एक तो है फिजिकल डिटोरिएशन। फिजिकल डिटोरिएशन मतलब कोई पुरानी चीज हो जाती है, उसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है। वेयर एंड टेयर का मतलब किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर एंड टेयर? यस, कोई चीज आप इस्तेमाल करोगे, थोड़ी पुरानी होगी, थोड़ा जंग लगेगा। जैसे कपड़े भी पहनते हैं हम, थोड़े टाइम बाद क्या होता है? रंग उड़ जाता है, कहीं से फट जाता है, किसी चीज में कोई थोड़ा फेड हो गया थोड़ा सा, मतलब दैट दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वेयर एंड टेयर। ठीक है ना? अगर मैं अपनी किसी चीज किसी को यूज करने के लिए दूं, बोलूं यार संभाल के रखना, लेकिन मुझे इतना पता है कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर तो होगा। मैंने अगर रेंट पे एक जगह ली किसी से, वो बोलेगा नहीं यार, जो भी नुकसान हो घर की हिफाजत करना, तो हिफाजत तो जितना भी बंदा कर ले। लेकिन अब एक नया घर और 2 साल बाद उस घर को देखेगा, थोड़ा बहुत तो उसको पुराना नजर आएगा। वो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वेयर एंड टेयर। उस बंदे ने कोई गलत नहीं किया काम आपकी चीज के साथ, लेकिन एक नॉर्मल इस्तेमाल में चीज पुरानी हो जाती है। ठीक है। एक और क्या है? इरोजन, रस्ट एंड डिके। Land may be eroded or wasted by the action of wind, rain, sun, other elements of nature. Similarly, the metals and motor vehicles or machinery will rust away. बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं पुरानी हो जाती हैं, तो उनमें रस्टिंग हो जाती है। मेटल में, लोहे में जंग लग जाता है, गाड़ियों में जंग लग जाता है, तो वो खराब हो जाती है। तो वही बात है, मतलब वेयर एंड टेयर वाली ही बात है। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स ये हैं कि भाई जब नई चीज आ जाए, ऑब्सोलेंस हो जाए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आईफोन आपने लिया, 16 17 आ गया, तो ऑब्वियसली 16 की प्राइस थोड़ी सी गिर जाएगी। चाहे आपने कुछ भी खराब ना किया, डब्बा बैग रख दो कबर्ड में। जिस बंदे ने आईफोन 1 लिया होगा, सबसे पहला वाला, डब्बा बैग अगर अलमारी में रखा हुआ, आज निकालेगा क्या होगा? वही पैसे बढ़ेंगे, कम होंगे, या वही रहेंगे? पैसे तो कम हो जाने चाहिए, लेकिन आईफोन 1 अगर किसी की बात हो ना, तो वो तो फिर एंटीक में चला जाएगा। ठीक है, वो चलो एक अलग स्टोरी है, अगर एंटीक में चला जाए बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली चलो, अगर आईफोन 10 है किसी के पास, आईफोन 10 या आईफोन 9 या आईफोन 8 है, तो जाहिर है जितने का खरीदा होगा उससे वैल्यू गिरी चुकी होगी। इसी तरीके से कुछ चीजें, कुछ एसेट ऐसे होते हैं टाइम के हिसाब से कम हो जाती है वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपने KFC की ब्रांच ली और 10 साल का आपको राइट्स मिल गए कुछ चलाने के, तो आपने 10 साल के जो राइट्स लिए वो आपका नॉन करंट एसेट है। लेकिन 10 में से 1 साल गुजर गया, तो अब क्या होगी? आपकी वैल्यू गिर जाएगी ना। अगर 1 करोड़ रुपए के लिए 10 साल के राइट्स, 1 साल गुजर गया, तो अब आपकी राइट्स की वैल्यू क्या है? 10 लाख ना माइनस हो जाएगी, 90 लाख हो जाएगी। 2 साल गुजर गए तो 80 लाख कम होती जाएगी ना वैल्यू। तो ये भी चीजें टाइम की वजह से भी वैल्यू गिरती है एसेट्स की। डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आपने कोल माइन ले लिया, ऑयल माइन ले लिया, अगर आप गए दुबई शॉपिंग करने के लिए, तो आपने कहा चलो यार एक दो ऑयल ऑयल माइन वो ले लेते हैं, ऑयल के जो है वो वेल्स ले लेते हैं, कुएं ले लेते हैं तेल के। तो वो जो आपने खरीद लिया, अब क्या होगा? उसमें से निकालते रहोगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी ना। जितना निकाल रहे हो डिप्लीट होता जाएगा वो। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 3 मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस, तीसरा होता है रिवैल्यूएशन। थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, वरना नींद आ जाएगी आप लोगों को। थोड़ा सा साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे ना। देखो 3 तरह के मेथड हैं डेप्रिसिएशन के। पहला क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा क्या है? बोले साथ साथ, रिड्यूसिंग बैलेंस। तीसरा क्या है? रिवैल्यूएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है जिसमें एक स्ट्रेट कांस्टेंट डेप्रिसिएशन, एक फिक्स वैल्यू हर साल लगती जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट के ऊपर लगता है, जैसे अभी हमने आईफोन की एग्जांपल दी, ये स्ट्रेट लाइन मेथड था। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? 3 साल का डेप्रिसिएशन अगर 1.5 लाख है, तो 1 साल का 50,000। हर साल की इक्वल डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। सबसे ज्यादा इजी मेथड है ये, और सबसे ज्यादा वाइडली यूज भी यही मेथड है। प्रैक्टिकली कंपनीज वगैरह में आप देखो, कॉर्पोरेट में हर जगह स्ट्रेट लाइन ही यूज किया जाता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एसेट में स्ट्रेट लाइन ही लगता है। एक और होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि वैल्यू गिरती जाएगी। मिसाल के तौर पे,
अगर मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए मेरी, 1 लाख रुपए का मैंने एसेट लिया, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन है, पहले साल तो 10% लगा दिया, 10,000 हो गया। अगले साल क्या होगा? 1 लाख में 10,000 माइनस 90,000, फिर 10%, फिर 9,000 माइनस 8,100 एंड सो ऑन। देखो हर साल क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन, रिड्यूस पे रिड्यूस, रिड्यूस पे रिड्यूस। ठीक है, पहले साल कितनी है? 10,000, फिर कितनी है? 9,000, फिर कितनी है? 8,100, 81,000 नहीं है, 8100 ही है। ठीक है ना? रिड्यूसिंग बैलेंस में आप लोग समझ गए मेरी बात? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा? एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन विल रिड्यूस, मतलब जो इस पहले साल सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी, उसके अगले साल कम, उसके अगले साल कम। रिड्यूसिंग बैलेंस कहाँ लगना चाहिए, कोई आइडिया किसी को? हाँ जी, कोई बता सकता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आमतौर पे किस पे लगता है? उन पे लगता है जो कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें पता है क्या होता है, शुरू में हमेशा डिप्रिशिएट ज्यादा हो जाता है। जैसे फैक्ट्री में आपने मशीनरी ली, मशीनरी पहले साल में प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगी, और पहले महंगी मशीनरी आप लोगे, 1 साल बाद उसकी वैल्यू गिर जाएगी। 2 साल गुजरेंगे तो उतनी नहीं गिरी जितने पहले साल में गिरी होगी। मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख की मशीनरी ली, 1 साल के बाद बेचने गए 3.5 की बिकी, 2 साल के बाद बेचने जा रहे हो 3 लाख की बिक रही है, तो क्या मतलब है? पहले साल 1.5 लाख का लॉस हुआ, दूसरे साल 50,000 का। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आमतौर पर उन एसेट्स पर अप्लाई होता है जिनकी वैल्यू शुरू में ज्यादा गिर जाए और बाद में कम, स्लो हो जाए गिरना। ठीक है, एक वक्त आएगा बहुत कम कम गिरेगी, लेकिन आमतौर पे बहुत कम कंपनी इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये वही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। एक सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन ज्यादा बेहतर रहता है, इजी टू कैलकुलेट होता है, आसानी रहती है। बोलते हैं ठीक है यार, तीन एक मशीन ले रहे, 5 साल मशीन काम आएगी, 10 लाख खर्चा है, तो चलो 2 लाख पर ईयर कर दिया। ठीक है ना, इजी टू कैलकुलेट, इजी हिसाब रखना, सारा कुछ कैलकुलेशन करना इजी रहता है। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये यूज हो सकता है, हमारे सिलेबस में है। और तीसरा मेथड जो है वो है रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड क्या होता है? रीवैल्यूएशन मेथड वो होता है कि जो उन आइटम्स के ऊपर लगता है जिनकी वैल्यू बहुत कम हो, लेकिन जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो हमारे पास। ठीक है, स्मॉल वैल्यू, स्मॉल इन वैल्यू बट लार्ज इन क्वांटिटी। उसमें क्या होता है, ये रिवैल्यूएशन मेथड बेसिकली लमसम वाला मेथड है। क्या आपने हर एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं लगानी, आपने क्या करना है, ओवरऑल जमा किया, बोला अच्छा साल के शुरू में मेरे तमाम, जैसे लूज टूल्स एक एग्जांपल है इसकी, साल के शुरू में तमाम लूज टूल्स जमा किए। अच्छा मेरे पास लूज टूल्स हैं, कितने के होंगे, अंदाजा लगा लिया 1 लाख रुपए के। साल के आखिर में देखे कितने के हैं यार, 80,000 की वैल्यू रह गई है, तो 20,000 क्या हो गया, डेप्रिशिएट। तो ये वो है जो कि बल्क में आइटम्स हो लेकिन उनकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल हो, तो इसलिए हम उनको हर इंडिविजुअल, जैसे मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, एक हथौड़ा है, हर एक की अलग अलग मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा, इन सबको मिलाकर एक साथ लमसम में लगा दूंगा। दिस इज रीवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड हो गए हमारे पास। सही है। ये दिए हुए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के दो फॉर्मूले हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ की जगह मल्टीप्लाई परसेंटेज भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर कोई एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, तो डिवाइड बाय 5 कर दूं, या फिर मैं बोलूँ कि 20% डेप्रिशिएशन। अगर 5 ईयर्स का मतलब हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा, 20% ना। भाई एक 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करोगे तो आपके पास यूजफुल लाइफ आ जाएगी, मतलब परसेंटेज आ जाएगी। 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन की परसेंटेज आ जाएगी। किसी क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई होती है, किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दिए होते हैं, तो जो दिया होगा हम वो लगा लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं सब? यस अयान, बात समझ आ रही है? देखो परसेंटेज और इसका क्या सीन है, भाई मर्जी है आपकी, आप बोलोगे यार 5 साल में डिवाइड करना है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, या फिर आप बोलो हर साल 20% डेप्रिसिएशन, बाद 20 20 20 करके 5 सालों में हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो दिया हो वो लगा देना। ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं। अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल। इसमें बस क्या बोला हुआ है आपको कि आप जो है ना, कोई भी एसेट है तो उसकी डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की बात कर लूँ, देखो कॉस्ट है मेरी 250,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है 50,000,
और 5 years भी दिया हुआ है, 20% भी दिया हुआ है, मेरी मर्जी में जो भी इस्तेमाल करूँ। फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है हमारी? 250,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 years। 40,000 पर ईयर। ठीक है, एक साल का 40,000 है। लेकिन ये कौन सा निकाल लिए? या SLM है? SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा क्या है? RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। RBM। अच्छा भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर तो हम कितने सालों का निकालना है? फर्स्ट 2 years का बोला है ना। इसे जाके देखें जरा, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 2 years। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 सालों की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, पर 40,000 पर ईयर है, दोनों सालों की सेम है। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन ये है 250,000, बस के ऊपर 20% लगाया हमने। 50,000 आ गया पहले साल का। 50,000 को किया माइनस 200,000, फिर उसके बाद 20%, 40,000। ठीक है, ये आपका हो गया 50,000 एंड 40,000। दिस इज फॉर ईयर 1 एंड दिस वन इज फॉर ईयर 2। ठीक है। अच्छा भाई, जिस तरीके से हमने ये किया है, अब जो है कहते हैं क्वेश्चन बट पार्ट बी देख लेते हैं इसका। अगेन पार्ट बी के अंदर क्या है? अच्छा, पार्ट ए में सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोला था, सॉरी मैंने दोनों से ही कर दिया पार्ट ए को। पार्ट बी के अंदर अब बोला हुआ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पार्ट ए में मैंने एज एन एग्जांपल आपको दोनों करके बता दिए। पार्ट बी में दे रहा हूँ ओनली आस्किंग अबाउट रिड्यूसिंग बैलेंस। 390,000 मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे पहले। जो आंसर आएगा, कितना आ रहा है आंसर हमारा? यस, 97500। माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? यस। नहीं नहीं, दोबारा बताओ। 390 में से माइनस करना है, पता चला। 29, फिर अगेन 25%। 73125। ठीक है, दिस इज फॉर ईयर 1 एंड दिस इज फॉर ईयर। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अच्छा भाई, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है? सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो कोई मसला ही नहीं है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का परसेंटेज, या जो भी हो, परसेंटेज से कर लो या फिर यूजफुल लाइफ से कर लो, मसला नहीं। जी, क्या आंसर आ रहा है? 118। ठीक है, 118,750 पर ईयर। तब रीवैल्यूएशन मेथड जो है उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला रीवैल्यूएशन मेथड में। रीवैल्यूएशन मेथड के अंदर क्या है? द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशंस
माइनस डिस्पोजल्स माइनस बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, रिपीट वंस अगेन, क्या करना है? सिर्फ साल के शुरू में कितने के एसेट थे, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ड्यूरिंग द ईयर कितने नए खरीदे, एडिशन मतलब जो नए खरीदे, कितने नए खरीदे वो प्लस हो जाएंगे, जो बेचे वो माइनस हो जाएगी, और फिर आ जाएगा बैलेंस सीडी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लो बस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। चलें, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस कैरी डाउन, बताएं क्या आएगा आंसर। सबसे पहला वाला कॉलम बैलेंस ब्रॉट डाउन का है, ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हो गया ये, और जब हमने सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर किया डिस्पोजल हो गया, और फिर बैलेंस कैरी डाउन, बताएं। यस, 13,000। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर दोबारा बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस कैरी डाउन, कितना आ रहा है? 5,000। एंड सो ऑन, इसी तरीके से सारे कर लेंगे, आपको फॉर्मेट या फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, ठीक है, देन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट वाला क्या है? अगेन 9,000। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन मेथड, सबसे आसान रिवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, सब समझ गए मेरी बात? लेट्स मूव फॉरवर्ड, और आगे चलते हैं। अब हमारे पास है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल किसको कहते हैं? डिस्पोजल बेसिकली हम कहते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट को। यहाँ भी आ रहा है, तो डिस्पोजल का वर्ड आ रहा है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोज मतलब बेच देना। ठीक है, डिस्पोजल का मतलब ये है। नॉन करंट एसेट का डिस्पोजल मतलब फेंकना नहीं होता, हम बोलते हैं डिस्पोजेबल आइटम है। डिस्पोजल फेंकने को कहते हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट को हम बेचते हैं, बेचने को भी डिस्पोजल ही कहते हैं। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड डिस्पोजल। ठीक है, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड डिस्पोजल। अच्छा भाई, अब हम करेंगे फर्स्ट। 2,20,000 का एक एसेट था। ठीक है, वो हमने बेचा, हमने खरीदा था 1 जनवरी को, और हमने सेल किया 31 दिसंबर को। चलो एक दफा वापस से मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं ये बात। व्हाट इज डिस्पोजल? देखो एक बात ये है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने वही वाली एग्जांपल लेते हैं, आईफोन लिया 4 लाख रुपए का। ठीक है, 1 साल यूज किया और 3,90,000 में बेच दिया। क्या मुझे फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ है, फायदा? सोचें जरा, बताएं आप लोग सोच के। 4 लाख रुपए का एसेट लिया, 1 साल यूज किया, 3,90,000 का बेच दिया। क्या मुझे फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, नुकसान थोड़ी हुआ, ये तो फायदा हुआ है। क्यों? डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे भाई, मैंने 1 साल इस्तेमाल भी तो किया ना। 4 लाख का लिया है, अब मैंने डेप्रिसिएशन का एक रेट सोचा हुआ था, कोई भी रेट अपने दिमाग में सोचो अपनी कैलकुलेशन या पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक। अगर मैंने सोचा था 1 साल में 20% डेप्रिशिएट होना चाहिए, या एक 10% भी डेप्रिशिएट होना चाहिए, तो 1 साल में 40,000 गिरने चाहिए थे। और मैंने कितने का बेचा? 3,90,000 का। इसका मतलब मैंने 40,000 का नुकसान थोड़ी किया, मैंने तो 30,000 का फायदा किया है। देखो एक अच्छा सौदा हुआ ना। अगर यूं बोलोगे, कॉस्ट प्राइस से चेक करोगे, तो जिंदगी भर हमेशा नुकसान ही करोगे हर चीज में। हर चीज में समझोगे नुकसान ही किया है मैंने, ये नुकसान थोड़ी, ये तो फायदे का सौदा है। समझ रहे हो मेरी बात? एक्चुअल प्राइस से देखना पड़ेगा ना, आपने नया कितने का खरीदा, उस वक्त से रोते रहोगे तो हो गया काम। कभी कोई चीज बेच ही नहीं पाओगे यूं तो। जो भी बेचने जाओगे बोलोगे यार नहीं यार, नुकसान में जा रही है। अब ये देखो भाई, आपने इतने 1 साल इस्तेमाल किया, अब जो भी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है आपकी, हर बिजनेस अपनी एक परसेंटेज सेट करता है चीजों की। मतलब मिसाल के तौर पे सिमिलर आइटम्स की, अगर एक कंपनी है उसने बोला भाई गाड़ियों को हम 10% डेप्रिशिएट करते हैं,
कोई और कह रहा है भाई फर्नीचर को हम 5% डेप्रिशिएट करते हैं या 20% डेप्रिशिएट करते हैं, जो भी आपने फिक्स की हुई परसेंटेज अपने पुराने एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो वो पहले माइनस होगा। अब देखो ये एसेट हमने खरीदा कितने का, 2,20,000 का। ठीक है। अब 1 जनवरी 2012 को खरीदा था, बेचा कब, 31 दिसंबर 2013 को। 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। अब मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और सोल्ड कितने का किया हमने, 1,15,000 का। अब चेक करते हैं जरा ओवरऑल फायदा हुआ है नुकसान। देखो 2,20,000 का खरीदा, 1,15 का बेचा। क्यों देखा है, डायरेक्ट हिसाब लगाएंगे तो बोलेंगे नुकसान हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान, भारी नुकसान हो गया। लेकिन अब हम अगर ये देखें कि भाई जितने साल यूज कर लिया उतने साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कंपैरिजन करें, तो शायद हमारे जो है कमेंट्स चेंज होंगे। चेक कर लेते हैं। हमारी जो है पहले इसका निकालना पड़ेगा आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। आपकी कितना टाइम यूज किया आपने, 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2013, कितने साल हो गए ये, 2 साल, 2 ईयर्स। अब आप करोगे 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय, स्क्रैप वाली कोई भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे 20%। जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आ रहा है हमारा, 220 मल्टीप्लाई 20%, क्या आ रहा है, 44,000। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। दोनों सालों की डेप्रिसिएशन क्या होगी, सेम। तो मल्टीप्लाई बाय 2, रिड्यूसिंग बैलेंस होता, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर सकते थे। पहले साल की अलग निकालते, दूसरे साल की अलग, दोनों को ऐड करते फिर हम। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। बेटा अगर यही रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करते, क्या करते, पहले साल का अलग निकालते, दूसरे साल का अलग, और दोनों को प्लस कर लेते। अब ये हो जाएगा 88,000। 88,000 हो गई आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब आपने क्या करना है, बेचा कितने का, देखो अब इसके लिए ना डेप डिस्पोजल अकाउंट बना लो। डिस्पोजल अकाउंट बना लो। डिस्पोजल अकाउंट में ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट। कॉस्ट में लिख दो मशीनरी, जो भी एसेट का नाम है वो लिख दो। कितने का एसेट लिया हमने, 2,20,000 का। यहाँ पर आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो है 88,000। यहाँ पर आ जाएगा बैंक, कितने का बेचा हमने, 1,15,000 का। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका होगा गेन या लॉस। अगर इस साइड पर आ रहा है ना इनकम स्टेटमेंट, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है तो लॉस है, और अगर इनकम स्टेटमेंट यहाँ आ रहा है तो इट इज गेन। देखो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करो, देखो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 17,000 का लॉस हो रहा है। आई रिपीट वन सेकेंड, देखो 2,20,000 का खरीदा था हमने, और 88 का डेप्रिशिएट हो गया हमारे साथ। अगर बगैर टी अकाउंट की भी वर्किंग करूँ, 220 का लिया था, 88 माइनस कर दो, मेरे साथ इसकी बची हुई वैल्यू थी 132। मतलब 132 इज द नेट बुक वैल्यू, इसको नेट बुक वैल्यू कहते हैं, रिमेनिंग वैल्यू होती है ना आफ्टर डेप्रिसिएशन। और बेचा कितने में हमने, 115 में सोल्ड कर दिया। इसका मतलब है 17,000 का क्या किया, लॉस। सही है। यही चीज टी अकाउंट के फॉर्मेट में हम कर रहे हैं। जो हमेशा यहाँ पर मशीनरी लिखेंगे या जो भी एसेट का नाम होगा, एसेट क्या है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ एसेट लिखा हुआ है, तो एसेट लिख देंगे इसका। जो भी अगर मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे, इक्विपमेंट है इक्विपमेंट, जो भी नाम होगा एसेट का वो लिख देंगे। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता तो हम यहाँ पर एसेट ही लिख देते हैं, चलो। ठीक है, मशीनरी भी लिख दोगे, मसला नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन आ गई, बैंक आ गया क्रेडिट साइड पर, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो गेन या लॉस। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी तो लॉस होगा, यहाँ डेबिट पे आएगी तो गेन होगा। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का अटेम्प्ट करें, शाबाश। अगेन डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ अटेम्प्ट करें बेटा, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, कॉस्ट कितनी है हमारी, 3,50,000। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 25% है, और कितना टाइम यूज किया हमने, 1 जुलाई से 31, 1.5 साल तकरीबन हो गया ये। सब मेरे साथ है बेटा, ये सबको समझ आ रही है बात कि 1.5 ईयर हमने इस्तेमाल किया एसेट को, तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन लगाओ जरा। ये बताता हूँ, 1.5 साल की डेप्रिसिएशन लगाओ, शाबाश। कितने का एसेट है हमारा, 3,50,000 का। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा मेरी तरफ अटेंशन रखें, 350,000 का एसेट है, 25% डेप्रिसिएशन है। मल्टीप्लाई बाय 1.5 ईयर कर दो, 1.5 साल है ना। जब 1.5 साल हो ना, 1.5 नहीं करो, 18/12 करो। याद रखना, जब भी 1 साल मतलब पूरे पूरे साल ना हो ना, अगर बीच में हो 17 मंथ, 18 मंथ, 20 मंथ, तो फिर नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12 कर दो। 1.5 साल भी लिख सकते हैं लेकिन 18/12 बेहतर है।
क्योंकि 17 मंथ्स आएंगे तो क्या लिखोगे? 17 मंथ्स तो 1.5 साल भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते ना, 17/12 लिखोगे, इसलिए अपॉन 12 वाली आदत रखो। क्या आ रहा है आंसर? 131250, ये आपका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है। एसेट की वैल्यू कितनी है हमारी? 350,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना का है आपका? 131250। कितने में सोल्ड किया वो बैंक में आ जाएगा, कितने में सोल्ड किया हमने? 200,000 का सोल्ड किया। बाकी जो आएगा वो लॉस होगा। हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड इज द लॉस। देखो अगर उस तरफ वो अगर राइट साइड हैवियर हो गई ना, ये हैवियर हो गई, तो फिर वहां पर वैल्यू आएगी, तो फिर वो गेन कहलाएगा, लॉस नहीं कहलाएगा। लेकिन 350,000 ही मुझे तो हैवियर लग रहा है, कैलकुलेट कर लें। कितने का लॉस आ रहा है? हाँ, 18750। ठीक है, 18750 का लॉस आ गया।